बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इक़रा हफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से आज 10th के तलबा को लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस बारे में कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स का अमल कर रहा है। तो इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात हम जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के आमने सामने आता है तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। अगर सिमिलर पोल सेम जो है हों तो ये रिपल्सिव फोर्स, और अगर अपोजिट पोल्स करीब आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। मतलब साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ नॉर्थ को और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। अब हम ये बात जानते हैं कि जब जो करंट कैरिंग वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो लाजमी बात है कि जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के अंदर आता है या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस में जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर जब प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है कि जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो ये करंट कैरिंग वायर जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल फील्ड एंड thus द वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इस जुमले और इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स का अमल कर रहा है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है। यू शेप मैग्नेट में ये नॉर्थ है और ये साउथ है। उसके अंदर एक वायर को इस अंदाज से लटकाया गया हो कि उस वायर के अंदर करंट भी हो रहा। अब जब इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बाहर वाला मैग्नेट है इस वायर के ऊपर एक फ़ोर्स अमल कर रहा है ऊपर की तरफ। इसको ऊपर की तरफ से एक फ़ोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, यहाँ पर करंट जो है वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ है, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फोर्स अपवर्ड होगा, यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड करंट और जो है आपस में परपेंडिकुलर हो तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अमल कर रहा होगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अमल कर रहा होगा। अब इसको समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को ज़रा देखें कि कंसिडर अ वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड पासिंग थ्रू अ यू शेप मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। अगर हम एक वायर ले लें, इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें और उस वायर को एक यू शेप मैग्नेट के अंदर रखें, उसके आर पार रखें, आपको फिगर में नज़र आ रहा है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्स्ड। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एक मैग्नेट लिया जाए, इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेट कहते हैं। इसमें हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ के अंदर टर्मिनेट होती हैं। अब इसके अंदर आपने एक वायर रखा है, एक कंडक्टर रखा है जो कि करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। अब इसमें करंट की डायरेक्शन देख लें कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से है।
वो राइट टू लेफ़्ट, ये करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर फोर्स जो है ऊपर की तरफ से परपेंडिकुलरली अमल कर रहा है। मतलब ये है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो करंट की डायरेक्शन अब लेफ़्ट टू राइट है। अब यहाँ पर फिर वही बात कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट फिर 90 डिग्री का बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर अपवर्ड हो रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि अब जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स इसके ऊपर अमल कर रहा होगा और वो फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा। So we see that the force is maximum when the current carrying wire is placed perpendicular to the magnetic field and reduces in magnitude when the angle is changed and vanish when the current carrying wire and magnetic field are parallel। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड के तो उस वक़्त फोर्स मैक्सिमम होगा और ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम होता जाएगा जब इनके दरमियान एंगल 90 से कम या ज़्यादा होगा, 90 से कम या 90 से ज़्यादा होगा। और उस वक़्त मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा जिस वक़्त ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यानी या तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो का एंगल बना रहा हो या 180 का एंगल बना रहा हो। तो उस वक़्त फोर्स जो होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, वैनिश हो जाएगा। तो इस पूरे बयान से ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दूसरा लेंथ जो है वो करंट की मैग्नीट्यूड, और तीसरा जो है डायरेक्शन। और एक तीसरी चीज़ भी है और वो है लेंथ ऑफ द वायर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द वायर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इन चारों बातों को हम नंबर वाइज समझते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद दिस एक्सपेरिमेंट्स वी कैन फाइंड दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एल, जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, द मैग्नेटिक फील्ड B जिसको B से रिप्रेजेंट किया गया है, और द लेंथ L ऑफ द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। एंड चौथा चीज़ है एंड साइन ऑफ एंगल थीटा व्हेन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो तो मैथमेटिकली हम यूँ कह सकते हैं कि जो फोर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, करंट I, लेंथ और एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब ये कि फोर्स उस वक़्त ज़्यादा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड कब ज़्यादा होगी? जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें, एक वीक मैग्नेट के बजाय एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें तो इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी बात I है जो करंट है, तो अगर हम इसमें करंट की मकदार ज़्यादा करें, और करंट की मकदार इस वक्त ज़्यादा होगी जब आप एक सेल के बजाय 2 सेल या 3 सेल या जितनी भी आप बैटरी की वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो करंट उसके साथ साथ ज़्यादा होता जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो लेंथ ऑफ द वायर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम वायर को इस अंदाज से रखें कि उस करंट कैरिंग वायर का ज़्यादा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। और चौथी बात जो है वो है एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड वो 90 हो तो मैक्सिमम होगा, और अगर एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वो 90 से कम होगा या 0 या 180, तो अगर 0 होगा तो पैरेलल होगा और अगर 180 है तो एंटी पैरेलल होगा। तो उस दौरान क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 वैल्यू बताते हैं, तो जब 0 वैल्यू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 बन जाते हैं, तो उस वक़्त फोर्स बिल्कुल 0 होगा। तो इस इक्वेशन में जो है अगर इसको रिलेशन बनाया जाए तो रिलेशन बन जाता है FB यानी मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू KBIL साइन थीटा। तो अगर K को हम एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ले लें तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो इस तरह होगा कि FB इज़ इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब यहाँ पर B से मुराद मैग्नेट की ताकत जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं,
आई से मुराद करंट जिसको हम एम्पियर से नापते हैं, लेंथ ऑफ द वायर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि साइन थीटा हैं। तो अब यहाँ पर एफ़ को जो है फिर हम न्यूटन में जो है वो देख सकते हैं कि वो कितना होगा। तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, अब ये तो हमें पता है कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट का यूनिट है एम्पियर, लेंथ का यूनिट है मीटर। तो बी का यूनिट क्या होगा? तो NFI सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो है टेस्ला। सो द एफ जो है फोर्स है जो कि न्यूटन में, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो न्यूटन में, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसका यूनिट क्या है? टेस्ला, और करंट आई जो है वो एम्पियर के अंदर, और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो मीटर के अंदर हो। तो इस लिहाज से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उस वक़्त होगा कि जब एक न्यूटन फोर्स, एक एम्पेयर करंट और 1 मीटर लेंथ के एक्सपोज होने से जो वैल्यू आती हैं तो उस वक़्त उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है 1 टेस्ला के बराबर होगी। तो द फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द करंट डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ 90। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FBIL साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा 1 के बराबर हो तो FB इज़ इक्वल टू BIL। अब यहाँ से हम B की यूनिट मालूम कर सकते हैं कि B इज़ इक्वल टू FB डिवाइड बाई IL। यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ IL डिवाइड कर लें तो B इज़ इक्वल टू FB मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई IL। I मीन्स करंट और L मीन लेंथ ऑफ द वायर। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ टेस्ला। If 1 ampere of current in a 1 meter long of a wire produce a maximum force of 1 Newton, then the magnetic field is defined as 1 Tesla। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी 1 मीटर वायर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो होने से उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो तो हम उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला समझेंगे। अच्छा जी, अब अगली बात जो है कि ये करंट की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा जो हम मैग्नेट जो है इसी तरह अंदाज से खड़ा होगा, हो सकता है कि वो दाएं बाएं खड़ा हो, आगे पीछे खड़ा हो, जिस तरह भी आप हों। तो इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल नंबर 3 लेते हैं। इससे पहले हमने राइट हैंड रूल नंबर 1, राइट हैंड रूल नंबर 2 और अब हम राइट हैंड रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। राइट हैंड रूल नंबर 1 में हमने करंट कैरिंग वायर में देखा था कि हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे थे, जिसमें थंब अगर करंट को शो कर रहा हो तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही थी। राइट हैंड रूल नंबर 2 के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को लिया, एक सोलेनाइड को लिया, जिसमें हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेते हैं तो थंब नॉर्थ को शो कर रहा था, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को शो कर रहा है। अब राइट हैंड नंबर 3 के अंदर हम फोर्स की डायरेक्शन को लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीक़ों से उस फोर्स की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो सिंस द फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी it must be associated with the proper direction. So Fleming left hand rule or right hand rule number 3 is used to determine the direction of the force on a current carrying wire in a magnetic field। यानी अगर हम ये हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उस वायर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल नंबर 3। तो ये राइट हैंड रूल नंबर 3 आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने हाथ को यानी राइट हैंड को इस अंदाज से स्ट्रेच कर लें, इस अंदाज से बिल्कुल जैसे एक चपेड़ होती है आप बनाएं, इस तरह बिल्कुल चपेड़ बनाएं जिसमें फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, यानी नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हो। तो जो कि जो पाम ऑफ द हैंड है
हाथ का जो तलवा है या ये जो चपेड़ हैं वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिंगर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को, थंब करंट को, तो जो पाम होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये राइट हैंड रूल है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं कि राइट हैंड रूल फॉर द करंट ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो आउटस्ट्रेच द फिंगर्स ऑन अ राइट हैंड, अपने हाथ की उंगलियों को सीधा कर लें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द बेंड ऑफ द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, then the external thumb will give the direction of the force on the current carrying wire. This rule is for direction of conventional current or flow of positive charges. For electronic current, the same rule is applied for the लेफ़्ट हैंड। यानी ये जो है वो राइट हैंड रूल सिर्फ कन्वेंशनल करंट के लिए है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को लेंगे तो फिर उसमें राइट हैंड रूल के बजाय लेफ़्ट हैंड रूल ले लेंगे। या दूसरा आप इस तरह कर लें कि फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल को ले लें। तो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल के अंदर अपनी 3 उंगलियां यानी थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस अंदाज से स्ट्रेच कर लें कि ये तीनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हों। अपनी 3 उंगलियां थंब, फोर फिंगर शहादत वाली उंगली और मिडल फिंगर दरमियानी वाली उंगली को आप इस अंदाज से स्ट्रेच करें, इस तरह खोलें कि ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हों। ठीक है, तो उसमें आपका जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जबकि थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैन आल्सो बी यूज फॉर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें क्या है कि द थंब एंड द फर्स्ट 2 फिंगर्स यानी फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इसको आप इस अंदाज से स्ट्रेच कर लेंगे कि वो सब जो है तीनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हों, तीनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हों। तो क्या होगा, विद द फर्स्ट फिंगर्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द सेकंड फिंगर पॉइंटिंग in the direction of current, so the thumb will indicate या the thumb will give the direction of the force। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर करंट को, तो थंब जो है ये फोर्स को शो कर रहा है। यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये उसका फोर्स होगा, यही फोर्स इसके ऊपर इस तरह ऊपर की तरफ से अमल कर रहा होगा। अच्छा जी, ये भी आप देखें कि सिंस मैग्नेटिज्म इज़ इनहेरेंटली 3 डायमेंशनल, सो वी ऑफन नीड टू ड्रा द वेक्टर दैट्स आर परपेंडिकुलर टू द पेज। सो द सिंबल डॉट represent the vector arrow pointing out of the page. Think the tip of the arrow coming towards, so the symbol cross, या इस तरह हम इस ये डायग्राम यानी जो है वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह शो करें कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन आ रही हैं, तो हम पेज के ऊपर हम इस तरह डॉट्स डालेंगे, जिससे पता चलेगा कि पेज के सामने जो है नॉर्थ रखा हुआ है और पीछे जो है वो साउथ रखा हुआ है, यानी आपके सामने साउथ और पीछे नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर पेज के बाहर नॉर्थ रखा हो और अंदर साउथ रखा हो, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस आपसे निकल रही है, पेज की अंदर तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर हम फिर क्रॉस का सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप अगले पेज पर देख सकते हैं कि ये जो हैं डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि अगर इसके ऊपर हम फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो किस तरह इसके ऊपर फोर्स अमल कर रहा है। या आप इसमें देख लें तो यहाँ पर आपको क्रॉस नज़र आ रही हैं, तो क्रॉस में जो है वो फोर्स की डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हैं कि वो किस तरफ होगा। इस पर एक एग्ज़ाम्पल हम जो है वो सॉल्व करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल का मतलब ये है कि कैन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर बी लार्ज इनफ to suspend the wire against the gravity. Consider a wire having mass 6.24 multiplied 10 power
-4 किलोग्राम and the length 3.5 सेंटीमीटर, place the magnetic field perpendicular जिसकी वैल्यू है 2.4 टेस्ला। क्वेश्चन है कि हाउ लार्ज अ करंट मस्ट बी द वायर कैरी इन ऑर्डर टू सस्पेंड द अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस सवाल का मतलब ये है कि अगर एक वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस अंदाज से सस्पेंड किया जाए कि वो जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट सस्पेंडेड हो, तो इसके अंदर कितना करंट फ़्लो करना चाहिए, एक वायर के अंदर कितना करंट फ़्लो किया जाए कि वो वायर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड रहे, यानी उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा और ज़मीन उसको ग्रेविटी की वजह से खींच रहा होगा। तो अगर ग्रेविटी और सस्पेंड अपवर्ड फोर्स ये बराबर हो गया है तो ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड रहेगा। तो सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि इस सस्पेंडेड वायर का जो है वेट कितना होगा। तो उसके लिए हमें उसका मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। तो उसका मास दिया है कि उसका मास है 6.24 × 10⁻⁻4 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने करंट मालूम करना है, जबकि लेंथ ऑफ द वायर 3.5 मीटर है या 0.35 मीटर, यानी सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड जो है 2.4 टेस्ला है। अब सोल्यूशन में ये है कि सबसे पहले तो हमें उसका वेट मालूम होना पड़ेगा कि किसका वेट कितना है, जो कि फोर्स के बराबर है। तो FB = W, सो W = mg। यहाँ पर हमने जो है वो mg को FB IB के जो है वो इक्वल ले लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड BIL के बराबर है। तो mg = BIL। अब यहाँ पर चूँकि हमने करंट मालूम करना है तो करंट I = mg/LB। तो I करंट मालूम करने के लिए अब मास की जगह 6.24 × 10⁻⁻4 किलोग्राम और स्मॉल g की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल डिवाइड बाय L की जगह 0.35 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड B की जगह 2.4 टेस्ला पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड करंट आएगा वो आपके पास आ रहा है 0.073 एम्पेयर, 0.073 एम्पेयर, जो कि 7.3 मिली एम्पेयर के बराबर है। तो अगर इतना करंट किसी वायर के अंदर फ़्लो किया जाए तो वो वायर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो और डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ वो बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से ये वायर जो है के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा।